हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोगों को हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए हिंदी में क्या क्या पढ़ना मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाना है कि पूरे 70 में 70 नंबर ला दोगे। ठीक है, बस उन्हीं टॉपिकों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसे हम लोग ओ एम आर सीट पे करने वाले हैं। कहाँ पे? ओ एम आर सीट पे करेंगे 20 नंबर वाले प्रश्न को। अब ये 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से बनेंगे तो देख लो। ठीक है, पहली पॉइंट यह है कि हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आप सोचोगे कि सर बता रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। लास्ट में आप लोगों को एक सीरीज में दूंगा और यहाँ पे 20 नंबर पूरे के पूरे आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक कहाँ से आता है? बहुविकल्पीय से। तो हिंदी के गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी के पद के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद अगर हम बात करें तो रस से और छंद से और अलंकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, समास हुआ, तद्भव हुआ और तत्सम हुआ और धातु रूप हुआ और शब्द रूप हुआ। बस इतने ही टॉपिक मिलाकर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। और इतने ही टॉपिक का मैं कम से कम आप लोगों को 50 या 60 क्वेश्चन अभी इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दे दे रहा हूँ। वो सीरीज पूरा 50-60 क्वेश्चन की सीरीज है और ये पूरे के पूरे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 नंबर वाला तो क्लियर हो गया, जो कि आप लोगों को ओ एम आर सीट पे करना है। ठीक है, कंफर्म हो गया यहाँ तक। आगे अगर हम बात करें तो जो 20 नंबर को छोड़ाकर अगर 50 नंबर वाले प्रश्न की बात करें, जो 50 नंबर लिखित प्रश्न है जो आप लोगों को लिख कर आना है कॉपी पे, तो वहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाएगा महत्वपूर्ण गद्यांश। और देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश जो है 6 नंबर के लिए यहाँ पे आएगा। और कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश किस चैप्टर से पढ़ना है, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्हीं चैप्टर को फॉलो करो, उन्हीं चैप्टर को पढ़ो। एक भी पॉइंट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जैसे पहला चैप्टर आप लोगों का मित्रता है, जिसे लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, और दूसरा आपका ममता है, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। मात्र इन्हीं दोनों चैप्टरों को आप लोगों को अच्छे से कवर करके जाने हैं। और इन्हीं दोनों चैप्टरों के यहाँ पे गद्यांश पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। देखिए मैं इस तरह नहीं बता रहा हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कुछ गाइड है हमारे पास। ठीक है, पूरा एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं दोनों चैप्टर जो है सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। कम से कम 90% इन्हीं दोनों चैप्टरों से आया है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन दोनों चैप्टर को आप लोगों को तैयार होना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो अगर दो चैप्टर अगर तैयार कर लेते हो, दोनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश होंगे उस गद्यांश को क्लियर कर लेते हो, तो ये 6 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो गद्यांश 6 नंबर का हो गया। तो पद्यांश भी 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। देखो अब यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। देखो पद्यांश, तो देखो पद्यांश संदर्भ सहित प्रसंग भी लिखना होता है, व्याख्या भी लिखना होता है, और ये भी आप लोगों का 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और कौन से चैप्टर के महत्वपूर्ण आप लोगों के पद्यांश पढ़ने हो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे पहला चैप्टर है पद, जिसके जो कवि हैं वो सूरदास जी लिखे हैं इसको। दूसरा आपका धनुष भंग वन पथ पर, ये तो चैप्टर वाकई में कमाल के, जैसे तुलसीदास जी हैं इसके कवि। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह धनुष वन पथ पर। ठीक है, तीसरा आपका भक्ति नीति, जिसे बिहारी लाल जी लिखे हैं। और चौथा स्वदेश प्रेम, जिसे राम नरेश त्रिपाठी। स्वदेश प्रेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मात्र 4 ही चैप्टर आप लोगों को कवर करके जाने हैं और इसी के महत्वपूर्ण आपको पद्यांश पढ़ के जाने हैं। ठीक है, और बहुत सारा हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण पद्यांश करा भी दिया हूँ, तो वहां से आप रिकवर कर लेना और इन्हीं चैप्टर को पढ़ के जाना। फालतू का कोई चैप्टर पढ़ के मत जाना। ठीक है, समय बहुत कम है और ये आप लोगों को बहुत एनालिसिस करके बताया जा रहा है। बस इन्हीं चैप्टर पर फोकस करना और इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, और 6 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। तो 6 नंबर गद्य से और 6 नंबर पद से, टोटल 12 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया। और 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में अभी करा दे रहा हूँ लास्ट में आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें, तब आप लोगों का 10 नंबर यहाँ से क्लियर होगा। लेखक तथा कवि का जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय तो फिक्स है, तो आना ही है। लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर के लिए आएगा और कवि का जीवन परिचय 5 नंबर के लिए आएगा। कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करके जाना आप लोगों को? मात्र 2 लोगों का, एक आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। बस ये 2 याद कर लिए तो 5 नंबर तो आप लोगों का फिक्स है। ठीक है, अगर हम कवि के बारे में बात करें कि कवि के कौन से महत्वपूर्ण आप लोगों को याद करके जाना है जीवन परिचय, तो पहले आपके हैं सूरदास जी और दूसरे आपके हैं तुलसीदास जी और तीसरे की अगर हम बात करें तो वह है आपके महादेवी वर्मा जी। ठीक है, इन्हीं तीनों लोगों को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करके जाना है, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो यहां से अगर
अगर यहाँ से दोनों टॉपिक आप क्लियर कर लेते हो तो यहाँ से 10 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल भी। तो जीवन परिचय तो वैसे भी ऑलरेडी आप लोग याद भी कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंफर्म हो गया ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, जो कि इस बार 5-5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश, यहाँ से 10 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, मात्र 3 ही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। गद्य में भी यही चैप्टर है, पद में भी यही चैप्टर है। पहला आपका वाराणसी, दूसरा विरह विरण पूज्यते, और तीसरा भारतीय संस्कृति। इन अगर तीनों चैप्टर के आप गद्यांश और पद्यांश पढ़ लेते हो तो 10 नंबर यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये तीनों के यहाँ प्रश्न उत्तर भी पूछता है 2-4 नंबर के लिए, ठीक है, 2 प्रश्न करना होता है, एक प्रश्न 2-2 नंबर के लिए आता है। तो इन्हीं चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी पूछा जाता है, तो 4 नंबर इस तरह क्लियर हो जाएगा। और यह पूरा क्लियर कर लोगे तो 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, गद्यांश और पद्यांश से। बस इन्हीं तीनों चैप्टर को आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है, 16 फरवरी को। अगर अब आगे बात करें तो 4 नंबर के लिए यहाँ पे देखिए पद्यांश। पद्यांश को ही बोलते हैं हम लोग श्लोक, ठीक है। तो आप लोगों के पूछेगा यहाँ पे कि श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो 2 श्लोक बता देता हूँ, और तो श्लोक तो 100% ही पूछता है, तो दोनों श्लोक आप लोगों को याद कर लेना। एक बंधम मरणो वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीरभावो ही वीरता, ठीक है। यह आप लोगों का श्लोक है। दूसरा श्लोक, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ठीक है। ये दोनों आप लोगों के श्लोक याद होने चाहिए। अगर दोनों याद रहेगा तो दोनों में से कोई एक कर दोगे और आराम से नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो आप लोग हिंदी में इस बार सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा वो आप लोगों का निबंध। निबंध इस बार 9 नंबर के लिए आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 महत्वपूर्ण निबंध आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। दूसरा अगर हम बताएं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप। और चौथा आपका देश प्रेम। और चौथा स्वच्छ भारत अभियान। आप जाके देख सकते हो, मैं अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किया हूँ, निबंध कैसे लिखे हैं बोर्ड एग्जाम में। 3 महत्वपूर्ण निबंध हमने बताया है, बहुत सरल शब्दों में लिखवाया है, जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी जा देख सकते हो, अन्यथा 2 ही 3 दिन में अपलोड किया हूँ, उसमें जाके आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का 9 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो काव्य खंड इस बार 4 नंबर के लिए आने वाले हैं। तो देखो काव्य खंड में क्या होता है कि काव्य खंड डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होगे ना, तो वहाँ क्वेश्चन बैंक जब आप खरीदोगे तो क्वेश्चन बैंक में जब काव्य खंड खोलोगे ना, तो आपको बताएगा कि मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग यहाँ पे काव्य खंड दिए गए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम पढ़कर अपने काव्य खंड को वहां पे याद कर लेना, और पेपर में उसी काव्य खंड को करना है। ये नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये दिया हुआ है दूसरा आप कर दो, तो बिल्कुल आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक होता है ना काव्यखंड, तो जो डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया रहेगा उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको काव्यखंड याद करके जाना है, वही एग्जाम में भी लिखना है, और कोई निकला की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर क्लियर करा दे, इसके बाहर कहाँ प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद आप लोगों का 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि OMR सीट पे करानी है, चलिए मैं उसका सीरीज आप लोगों को बताता हूँ। टोटल 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उस 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लो, और आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, ठीक है। ये कृति का नाम है मेरी तिब्बत यात्रा। तो वो कृति किसकी है बताना आप लोगों को। राहुल संकृत्यान की है कि जयशंकर प्रसाद जी की, कि जैनेन्द्र की है कि अज्ञेय की है, बताइए। मेरी तिब्बत यात्रा जो कृति है वो किसकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट, मुझसे पहले ही कमेंट करके आप लोग बताओ, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति जो है वो है आप लोगों का ऑप्शन है राहुल संकृत्यान की है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी पहले ही ऑप्शन दिया होगा। अगर जितने बच्चों ने ये दिया होगा तो समझ लीजिए कि उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है, ठीक है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति राहुल संकृत्यान की, अभी याद कर लो क्योंकि समय बहुत कम है, 16 फरवरी आने में बीतेगा नहीं टाइम, ठीक है। देखो, क्या लिखूं, कितना प्यारा प्रश्न है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है, आप लोगों को बताना है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है, निबंध कि नाटक कि उपन्यास की कहानी, बताइए। मेरे से पहले ही कमेंट करके आप लोगों को बताइए क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, निबंध विधा की रचना है यह, ठीक है। इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। आप लोग मैं तो बोल ही सकता हूँ ना, जब 16 फरवरी आएगा तो आप लोग खुद ही जाके एग्जाम में देकर आओगे तो खुद आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ जितना हमने पढ़ाया था उतना फंसा है कि नहीं, ठीक है। चलो फिलहाल आप लोगों को भरोसा करना है, भरोसा आप लोग कीजिए। तीसरा प्रश्न देखो क्या है कि गुनाहों के देवता, देखो गुनाहों के देवता उपन्यास के जो लेखक हैं कौन है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है,
धर्मवीर भारती जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अज्ञेय हैं कि इलाचंद्र जोशी हैं, बताइए। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये तो प्रश्न बहुत बार करा चुका हूं ना। तो गुनाहों के देवता जो है उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिनको नहीं, अगर गलत आंसर जो लोग बता रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप, समय नहीं है, आप बिल्कुल इन प्रश्नों को याद कर लो। ठीक है, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। चलो, चौथा प्रश्न देखो क्या है। चिंतामणि, देखो क्या है, चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि यशपाल जी का है कि जैनेन्द्र जी का है, बताइए। चिंतामणि निबंध संग्रह, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो हजारों बार करा चुका हूँ और यूट्यूब के कम्युनिटी में भी इन क्वेश्चनों को मैं देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रही। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? तो सिंपल जवाब दोगे, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए, तो चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और पांचवा प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे प्यारों, अगर पांचवा प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखो, यह गबन। गबन उपन्यास किसका है? प्रसाद जी का है कि निराला जी का है कि प्रेमचंद्र जी का है कि अज्ञेय का, बताइए। गबन उपन्यास किसका है? आप लोगों को बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर पांचवा। तो देखो, गबन जो है वो किनका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। आगे अगर हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर। कि आकाशदीप और ममता, आकाशदीप और ममता कृति है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कि प्रेमचंद्र जी की कि और आपका दिनकर जी की? ठीक है, बताइए। आकाशदीप और ममता कृति किसकी है मेरे प्यारों? जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। आकाशदीप और ममता कृति किनकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। आगे अगर हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि कलम का सिपाही, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। कलम का सिपाही की रचना किसने की? वृंदालाल वर्मा जी, अमृत राय, प्रेमचंद्र की इनमें से कोई नहीं? बताइए, मैं थोड़ा समय देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, बता दोगे, लेकिन मैं समय देता हूँ। कलम का सिपाही किसकी रचना है, मतलब किसने की इसकी रचना? ठीक है, तो ऑप्शन बी पे क्लिक करोगे सभी बच्चे, अमृत राय। ठीक है, चलिए, आप प्रश्न नंबर 7वां भी क्लियर हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो देखो प्रश्न नंबर 8वां। देखो प्रश्न नंबर 8वां क्या है? मर्यादा और हंस पत्रिका के जो संपादक हैं कौन है? मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं कि महादेवी वर्मा जी हैं कि धर्मवीर भारती हैं? बताइए। मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन बी पे ही क्लिक करोगे, मुझे मालूम है। किन पे? मुंशी प्रेमचंद्र जी पे। मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9, देखो प्रश्न नंबर 9 है आपका कि धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मयुग के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा जी, प्रेमचंद्र जी की धर्मवीर भारती जी की महादेवी वर्मा? बताइए, धर्मयुग के संपादक कौन थे? बहुत प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे प्यारो, जो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करोगे तुरंत, धर्मवीर भारती पे। किन पे? धर्मवीर भारती। ठीक है, क्योंकि धर्मयुग, धर्मवीर, इस तरह भी ट्रिक बना के याद कर लो कि कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। देखो प्रश्न नंबर 10वां अगर हम बात करें तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिया हूं, आपको बताना है कि छायावादी युग के इसमें से लेखक कौन है? यशपाल जी हैं कि वृंदावन लाल वर्मा जी हैं कि राम कुमार वर्मा जी हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? बताइए, छायावादी युग के प्रमुख लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कौन? राम कुमार वर्मा जी। ये जो है छायावादी युग के लेखक हैं। आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 11 भी दिख ही रहा है आप लोगों को कि गुलाब राय, देखो कितना प्यारा प्रश्न है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह है कि मन की बातें कि मेरी असफलताएं कि नई पौध? बताइए, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी? मेरे प्यारों, जो बहुत प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर स्लिप सी पे क्लिक करोगे, मुझे मालूम है कि मेरी असफलताएं, बहुत पॉपुलर इनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, भूलना मत। आगे अगर हम बात करें, देखो अजात शत्रु, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? बताओ, संस्मरण विधा की कि रेखा चित्र विधा की नाटक विधा की कहानी विधा की? बताओ, अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो सिंपल क्लिक करोगे ऑप्शन नंबर सी पे, नाटक विधा की रचना है अजात शत्रु।
ठीक है, तो 12 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े तो देखो प्रश्न नंबर 13, ये प्रश्न बहुत सिंपल है कि तितली उपन्यास है किसका। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का है, कि प्रेमचंद्र जी का है, कि आपके जैनेन्द्र की, कि यशपाल की, बताइए। तो सिंपल जवाब दोगे तितली उपन्यास किनकी है, तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करोगे, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 भी हो गया। आगे अगर हम बढ़ेंगे देखो प्रश्न नंबर 14 की तरफ, क्या है प्रश्न नंबर 14 कि मेरी अपनी आत्मकथा, देखो क्या है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, आप लोगों को बताना है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा की कहानी, बताइए। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दो, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद होने चाहिए सारे प्रश्न। चलिए, तो प्रश्न नंबर 14 भी हो गया, प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 क्या है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं कौन, धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, की रामचंद्र शुक्ल, बताइए। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं कौन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करोगे। ठीक है, भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति चैप्टर भी तो है, उसी के तो निबंध के लेखक पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सिंपल। चलो आगे बात करते हैं, देखो प्रश्न नंबर 16, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, की इनमें से कोई नहीं, बताइए। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होंगे, और प्रश्न नंबर 17 में देखो, अजंता, अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन है। ठीक है, अजंता चैप्टर भी है, तो उसको कौन लिखे हैं बताइए, भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं, कि हरिभाऊ उपाध्याय जी, की जयप्रकाश भारती जी, की धर्मवीर भारती जी। जल्दी से आप लोग बताइए, अजंता चैप्टर तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं, तो वो है आपके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 18 देख लो, कितना प्यारा प्रश्न है, और ये तो एग्जाम में तबाही मचा देता है, प्रश्न हमेशा आता है कि ठूठा आम किसकी रचना है, बता दो। ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी की है, कि रामधारी सिंह दिनकर जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, बताओ। ठूठा आम किसकी रचना है मेरे प्यारे, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो सिंपल ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, भगवत शरण उपाध्याय पे। ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी के, क्वेश्चन नंबर 18 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 की तरफ देख लो उसको, देख लो प्रश्न नंबर 19 क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न आ गया ना, कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती जी, धर्मवीर भारती जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, के प्रताप नारायण मिश्र जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे, जयप्रकाश भारती जी है। कौन है, जयप्रकाश भारती जी। मुझसे पहले ही टाइप करके बता दो। ठीक है, बताओ अगला प्रश्न, बर्फ की गुड़िया, जैसे प्रश्न पढ़ रहा हूं ना तो टाइप करके आप बता दो, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है, पद्म लाल पूनालाल बख्शी जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बताइए। बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर दो, जयप्रकाश भारती जी हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कि नीड का निर्माण, देखो क्या है, नीड का निर्माण किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। नीड का निर्माण किसकी रचना है, आप लोगों को बताना है। 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, हरिवंश राय बच्चन जी। नीड का निर्माण किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका क्या है, सही है। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, झूठा सच, झूठा सच किस विधा की रचना है, बताना है आप लोगों को। झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। नाटक, उपन्यास, कहानी, की निबंध। झूठा सच किस विधा की रचना है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, प्रश्न बहुत प्यारा है। तो सिंपल उपन्यास विधा की रचना है,
झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लो। 23 क्या है? 23 कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं कि यशपाल हैं कि प्रेमचंद्र हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? 23 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो। भगवती चरण वर्मा जी हैं भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। ठीक है, तो ये आपका 23 था ना। आगे हम बढ़ेंगे और इसको मैं हटाता हूँ, 24 लाता हूँ। देखो 24 क्या है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। गुलाब राय हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि सरदार पूर्ण सिंह हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? तो सिंपल जवाब दोगे, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दोगे, गुलाब राय है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 25 देख लो। एकांकी सम्राट, देखो बहुत प्यारा प्रश्न है। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? राम कुमार वर्मा जी को कि सेठ गोविंद दास को कि हरिकृष्ण प्रेमी को कि मोहन राकेश को? बताओ एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? 25 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सिंपल जवाब ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करो, राम कुमार वर्मा जी ये एकांकी सम्राट कहा जाता है। ठीक है, एकांकी सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो रामकुमार वर्मा जी को, इतना याद रखना है। चलो आगे बात करेंगे। 26 क्या है? उसने कहा था। देखो क्या है प्रश्न, उसने कहा था किस विधा की रचना है? बताओ। उपन्यास तो बताना ही तो पड़ेगा, यात्रावृत्त, कहानी, आलोचना? ये प्रश्न बता चुका हूं। उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करो ना, कहानी विधा की रचना है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। 27 देखो 27 क्या है? त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जैनेन्द्र कुमार हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अमृतलाल सागर जी हैं? बताइए त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? 27 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो 28 क्या है? आधुनिक युग का मीरा है। आधुनिक युग का मीरा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, किनमें से कोई नहीं? आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जवाब दे दो ऑप्शन नंबर ए पे, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो ये तो हिंदी के प्रश्न थे, 28 टोटल हमने हिंदी के प्रश्न कराया ना। अब मैं टोटल 30 प्रश्न व्याकरण के कराऊंगा, तब न जाके आप लोगों को संपूर्ण तैयारी हो पाएगी, अच्छे नंबर ला पाओगे। कि 5 और 10 क्वेश्चन से मैं आपको टॉपर बना दूंगा? कभी नहीं। जो आप लोगों को 5 और 10 क्वेश्चन बता रहा है और कह रहा है कि टॉपर बन जाओगे, तो वो आपकी भूल है, समझ लीजिए। टॉपर बनने का मतलब संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए। चलिए तो फटाफट लेट नहीं करेंगे, अब हम लोग व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, उसका भी आंसर मुझसे पहले ही आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आप लोगों को पंक्ति जो है वो आपको याद होना चाहिए, हरि मुख मनहु मयंक। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारों जो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है और यह उदाहरण आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16, 13-13, 24-24 की 11-11? बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम होगा तो। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारों, जो दूसरे चरण में और एक आपके चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें और अगला प्रश्न देखें तो देखो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ठीक है, देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्टार बना लो इस पर और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मालूम है तो आप मुझसे ही पहले आंसर आप बता दीजिए और मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ कि कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। रूपक अलंकार का उदाहरण यह चरण कमल बंदो हरिराई आपको याद होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव
बताओ, हास होता है कि शोक होता है कि भय होता है कि रुद्र होता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिंपल भी है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आप दे पाओगे। हास्य रस का स्थायी भाव पूछ रहा है ना, तो देखो हास्य रस का सिंपल हास ही होगा, ठीक है। तो हास्य का क्या होता है, हास होता है स्थायी भाव। तो यह जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप मिस्टेक ना कीजिएगा और यहाँ से एक नंबर आप सुरक्षित ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 5वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। देखो ये भी पंक्ति बहुत ज्यादा पॉपुलर पंक्ति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि आपका श्लेष अलंकार है, बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। अगर जितने बच्चों ने ये दिया होगा तो समझ लीजिए कि उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलिए तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देख के उत्तर बताओ कि कह रहा है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। अभी हमने हास्य रस का अस्थायी भाव हास देखा था, अब करुण रस आ गया। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक, रति, क्रोध कि भयानक। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ क्या होगा राइट आंसर। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, शोक, ठीक है, दुख होता है, ठीक है। तो जितने बच्चों ने अगर ऑप्शन ए दी पे क्लिक किए होंगे तो उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। अपना स्कोरिंग वो अपना काउंट करते रहिएगा और लास्ट में हमको स्कोर आप जरूर शेयर कीजिएगा कितना आपने सही कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे क्लियर हो गया ना। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ, और प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है कि रोला में कितने चरण होते हैं, ठीक है। रोला सोरठा तो आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये आ गया है कि रोला पूछ रहा है, रोला में कितने चरण होता है आपको बताना है, ठीक है। 2 कि 4 होता है कि आपका 6 होता है कि 8 होता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों में समय देता हूँ, अगर आपको मालूम है आंसर तो मुझसे पहले ही आप आंसर कमेंट में बता दो, ठीक है। देखो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। कितने चरण होते हैं तो टोटल 4 चरण होते हैं। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न बहुत काफी पॉपुलर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। कह रहा है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है, ये पूछ रहा है। देखो ये पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर उदाहरण है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, और इसमें रस पूछ रहा है ना, बताओ हाथ से रस होगा कि करुण रस का उदाहरण है कि वीर रस का है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका उदाहरण है, करुण रस का। इसमें कौन सा रस है तो करुण रस का, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आगे अगर हम बात करते हैं तो देख लो प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। सोरठा के प्रथम चरण में और एक आपका तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 11 कि 13 13 कि 16 16 कि 24 24, बताइए क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोरठा के प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया उनका बिल्कुल आंसर क्या है, सही है। आगे अगर हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर 10वां की तरफ देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां ये है कि उपमा के कितने अंग होते हैं, ठीक है। उपमा के कितने अंग होते हैं बताओ, 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं। यह प्रश्न बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। उपमा के कितने अंग होते हैं यह बताना है। तो मेरे प्यारो जो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना है, कितने 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न नंबर 11 देखो क्या है कि रोला में, देखो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है, 11 और 13 कि 13 और 11 कि 12 और 10 की इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक तो 11 पे होती है, इसके बाद दूसरा का 13 पे होती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रस, अभी उपमा के कितने अंग होते हैं, 4। अब यहाँ पे रस का पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो रस के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं, बताना है आप लोगों को, कमेंट करके बताइए कि रस के कितने अंग होते हैं। तो मेरे प्यारों इसका भी 4 ही होता है,
ठीक है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो मैक्सिमम आप लोगों का जो आंसर होता है, ठीक है, वो होता है आप लोगों का 4 ही। ठीक है, तो 4 ही पे आप लोगों को क्लिक करना है अगर आप भूल जाते हो तो। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13, देखो प्रश्न नंबर 13 यह है कि प्रति प्रति सुनी उकस सही अकुशाही देखी दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है। देखो ये पंक्ति बहुत पॉपुलर पंक्ति है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और इस पंक्ति में पूछ रहा है, एक बार मैं और पढ़ लेता हूँ कि प्रति प्रति सुनी उकसही अकुशाही देखी दशा हरिगन मुस्काई। अब बताना है कि रस कौन सा है, इसमें करुण रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है कि शांत रस है। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रस है, हास्य रस है। तो जितने बच्चों ने बी दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बढ़े अगला प्रश्न में अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर 14 देखो क्या है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16, 20 कि 24 कि 28, बताइए। प्यारा प्रश्न है। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों, 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न में अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न नंबर 15, चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 यह है कि शोक विकल सब रोवही रानी, शोक विकल सब रोवही रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है। देखो ये भी पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद होना चाहिए। बताओ कौन सा रस है, भयानक कि करुण कि विभत्त स्व कि भयानक। तो एक बात तो जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा ना तो इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि भयानक रस थोड़ी होता है, विभत्त से थोड़ी होता है भयानक। जब भी होगा तो करुण रस होगा, सिंपल। तो थोड़ा सा भी दिमाग काम करेगा ना तो इसका आंसर आप दे पाओगे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो देखो प्रश्न नंबर 15 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है कि जहां देखो ये आप लोगों का परिभाषा ही पूछ दिया कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, बताओ। अनुप्रास अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि रूपक अलंकार होता है कि यमक अलंकार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये परिभाषा आप लोगों को याद होना चाहिए किसका है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है। क्योंकि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वो कौन सा अलंकार कहलाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक है, चलिए और प्रश्न नंबर 17वां देखो ये भी अब परिभाषा पे ही आ गया कि जहां उपमेय में उपमान की निषेध रहित अभेद आरोप किया जाए, वहां पे तो संभावना की जा रही थी लेकिन यहाँ पे निषेध रहित अभेद आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं होगा। अब बता रहे हैं तीनों में से रूपक अलंकार होगा कि श्लेष अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल आप जवाब दोगे कि रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए तो ये भी क्लियर हो गया कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है वो। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 18, देखिए प्रश्न नंबर 18 यह है कि रसों की संख्या है। अब यहाँ पे रसों की संख्या पूछ रहा है कितने रस होते हैं, बताइए। 7 होते हैं कि 8 होते हैं कि 9 होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रसों की संख्या पूछ रहा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसकी संख्या तो मैं आपको बताऊं रस की टोटल संख्या कितनी होती है, तो वो 9 होती है। कितने रस होते हैं टोटल, 9 रस होते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एक प्रश्न इधर नहीं जाएगा। ठीक है, बाहर। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 19, कह रहा है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताना है। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अन लगा है कि अनु लगा है कि अ लगा है कि आ। अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग जब भी आपसे पूछ देगा तो उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी वाचक शब्द में आगे जुड़कर उस वाक्य को पूरा करना, उस शब्द को बनाना। तो उपसर्ग हमेशा आगे ही लगा होता है। तो अनादर में आगे कौन लगा है, तो सिंपल आपको दिख रहा होगा अन लगा है। ठीक है, अन प्लस आदर अनादर होगा। तो अन यहाँ पे योजक शब्द है, मतलब ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो देखो 4 राहों का समूह का समास बनेगा। ठीक है, 4 राहों के समूह को हम क्या कहते हैं, 4 मार्ग कहते हैं कि चौराहा कहते हैं कि 4 राह कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो सिंपल है, 4 राहों के समूह को हम चौराहा कहते हैं। जहाँ पे चौराहा देखे होंगे ना इस तरह चौराहा होता है तो उसे बोलते हैं 4 राहों का समूह। तो 4 राहों के समूह को हम क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। तो जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में अगर आपसे पूछें प्रश्न नंबर 21 क्या है, पूछा है कि बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा,
वारिद होगा कि नीरज होगा कि पंकज होगा कि अंबुज होगा। देखो ये प्रश्न वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बादल का परवाची शब्द होगा। तो सिंपल आप जवाब दोगे वारिद होगा, क्योंकि परवाची शब्द आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो जितना अच्छे से आपको याद करना होगा याद कर लेना। ठीक है, लेकिन बादल का हमेशा पूछता है, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है। ठीक है, अभी 2022 में पूछा था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं। देखो यह प्रश्न, ये सभी प्रश्न याद होने चाहिए, बता देता हूँ 100% लिखित के प्रश्न आने वाले हैं। बोला है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। देखिए जब संधि की बात आए, जब भी आपको क्वेश्चन संधि पूछे तो एक ही संधि आपको 2023 में पढ़ना है। 2023 में एक ही संधि है, यड़ संधि। तो आंख बंद करके ही ना इस पे आपको ट्रिक करना है। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि तो है ही नहीं, तो वहां से हम ऑप्शन कहाँ क्लिक करेंगे। एक ही संधि पढ़ना है तो वो उसी संधि का हमें उदाहरण देगा। ठीक है, तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, यड़ संधि। सिंपल। तो जितने बच्चों ने ए दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए देखो ये प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट है कि स्वागतम का संधि विग्रह होगा। अगर मैं स्वागतम का संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा, सुधन आगतम होगा कि स्वाधन आगतम होगा कि सुधन गतम होगा कि स्वधन आगतम होगा। तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि स्वागतम का अगर संधि अगर हम विग्रह कर दें तो होगा सुधन आगतम होता है। क्या होता है, सुधन आगतम। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या 100% क्या है, सही है। ठीक है, चलिए मेरे प्यार बच्चों इसको मैं साइड करता हूं। अगर आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न देख लो 24 क्या है कि इत्यादि में कौन सी संधि। अब यहाँ पे पूछ रहा है इत्यादि में कौन सी संधि है। अभी हमने बात किया आप लोगों के सामने कि जब संधि के बाद आ जाए तो एक ही संधि पे आप लोग क्लिक करना है, यड़ संधि। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि ये तो है ही नहीं, मात्र एक ही संधि पढ़ना है तो यड़ ही संधि होगा। तो देखो संधि वाले तो प्रश्न गलती नहीं कर पाओगे कभी जिंदगी में, क्योंकि एक ही ऑप्शन है उसी पे क्लिक ही करना है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं 25, देखो 25 क्या है। कह रहा है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। उपसर्ग का मतलब आगे, अगर मैं किसी शब्द में आगे अनु लगा दूं तो उसे कौन सा सही शब्द बनेगा ये हमें चयनित करना है। ठीक है, देखो अनुभाव की औनुचित्य की अनाचार की अनुचित। ठीक है, बताइए। तो देखो अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द जो बनेगा वो होता है अनुभाव। ठीक है, क्या होता है, अनुभाव। तो 25 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया है समझ लीजिए कि आंसर उनका बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे अगर हम बढ़े, अगला देखो 26 क्या है, आहट। क्या है, आहट प्रत्यय युक्त शब्द है। देखो प्रत्यय आ गया, अभी उपसर्ग आ रहा था ना, प्रत्यय प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग आगे जुड़ता है। ठीक है, तो आहट प्रत्यय युक्त शब्द कौन है, सजावट, थकावट, जगमगाहट की लिखावट। ठीक है, बताइए सोच समझ के जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, तो देखो आहट किस में आ रहा है, जगमगाहट। जगमगाहट आहट आ रहा है ना, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 का सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे अगर हम बढ़े, अगला देखो 27 क्या है। 27 है कि गंगा यमुना का समास विग्रह है। अगर गंगा यमुना का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, गंगा प्लस यमुना प्लस गंगा। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको योजक चिन्ह दे, देखिए गंगा और योजक चिन्ह फिर यमुना, तो योजक चिन्ह को जब हटाते हैं तो यहाँ पे हम और लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और। तो सिंपल जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो गंगा और योजक चिन्ह को हटाया तो हमने और लगाया और यमुना को जस्ट हमने उतार दी, तो गंगा और यमुना होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। चलिए आगे बात करें 28, देखो क्या है। कह रहा है कि हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। कह रहा है कि जो हस धातु है उसका अगर मैं लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन सा होगा, हसामा होगा कि हसावा होगा कि हसामीय होगा कि असंति होगा। ठीक है, 28 का राइट आंसर मेरे प्यार बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप यही होता है, हसामा होता है, हस धातु का। ठीक है, तो आप लोगों को धातु रूप भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से, तभी आप इन प्रश्नों का जवाब आप दे पाओगे। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छी शब्द का तदभव शब्द होता है। ठीक है, अच्छी शब्द का अगर तदभव शब्द पूछ रहा है तो अच्छी का क्या होता है, आंख होता है कि कान होता है कि भाव होता है कि दांत। तो सिंपल कोई भी आपको जवाब दे देगा कि अच्छी शब्द का तदभव आंख होता है। अच्छी का क्या होता है, आंख। ये आपका तत्सम है, अच्छी जो है वो तत्सम शब्द है और आंख जो है तद्भव शब्द है। अब देखो यहाँ पे तत्सम पूछ लिया है। देखो काज जो है तद्भव है, तो कह रहा है कि काज का तत्सम रूप क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा कि कर्म कहलाएगा कि छिद्र कहलाएगा कि श्रम कहलाएगा। तो काज काम सबको मालूम है, काज और काम। तो काज काम को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो काज शब्द का तत्सम क्या होगा, कार्य होगा।
तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बताया, अगर इतना याद है ना तो समझ लीजिए व्याकरण आपके हाथ में है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना। आज चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना आप लोगों को है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।